हेलो गाइस, दिस इज पीयूष राज। वेलकम टू ग्रैंड एकेडमी। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। बेसिकली मेमोरी ग्लैंड पेड़ में होते हैं और बेसिकली मेमोरी ग्लैंड में दो टाइप की चीज़ों का हमेशा खासा ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो मेमोरी ग्लैंड में होता है आपका फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएबल मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के फीमेल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के मतलब डिफरेंट अमाउंट में फैट पाए जाते हैं। और बेसिकली दूसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, ग्लैंडुलर जहाँ भी ग्लैंड आया, ग्लैंड का काम ही होता है पूरे ऑल ओवर बॉडी में सिक्रेशन, वो सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो अपन लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। ये डिवाइडेड इनटू 15 से 20 लोब में ये डिवाइड होता है। और एक लोब क्लस्टर ऑफ यानी कि गुच्छा होता है एल्वियोली का। ठीक है, एल्वियोली का क्या करता है, एल्वियोली मिल्क को सिक्रेट करता है, बनाता है और ये जो है ल्यूमन में अपना स्टोर करता है। ये हम इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली समझ लीजिए कि एक ऐसा एल्वियोली है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से आपका मिल्क का सिक्रेशन हुआ और इसी ल्यूमेन का मतलब खाली जगह होता है। ठीक है, इसकी ल्यूमेन में जाके मिल्क आपके यहाँ पे स्टोर हो गया। इसी को अपन लोग एल्वियोली का फंक्शन बोलते हैं। मिल्क सीक्रेट, एल्वियोली सीक्रेट मिल्क स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब। ल्यूमेन एक ट्यूब से निकलता है, उसको अपन लोग बोलते हैं मेमोरी ट्यूब। ये बहुत सारा ट्यूब जाके आपस में ज्वाइन करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग मेमोरी डक्ट। और जब बहुत सारा मेमोरी डक्ट जाके ज्वाइन करेगा, उसको अपन लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ से मिल्क को सक आउट किया जाता है। चलिए अपन लोग डिस्कस में करेंगे। ये आपका एक लोब हो गया और 15 से 20 लोब एक ग्लैंड में होते हैं। ठीक है, 15 से 20 लोब होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में। और ये 15 से 20 लोब ज्वाइंट होके मेमोरी डक्ट बनाएगा। और ये मेमोरी डक्ट जो है सीधे लैक्टिफेरस डक्ट, ये लैक्टिफेरस डक्ट ने यहाँ पे बनाया, लैक्टिफेरस डक्ट बना के ये सकआउट होता है। जिसका हमेशा याद रखें, पहला चीज एल्वियोली कनेक्ट टू दैट ट्यूब दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। और ये ट्यूब जाके डक्ट बहुत सारे ट्यूब जाके जमा होंगे लोब, उसको बोलेंगे हम लोग मेमोरी डक्ट। और बहुत सारे मेमोरी डक्ट जाके ज्वाइन होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट। ये आपका सीरीज हमेशा याद रखिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटो मतलब गैमीट, और जेनेसिस का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। जहां भी जेनेसिस होगा, जेनेसिस का मतलब होता है बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम द डिप्लॉयड जर्म सेल इन द गोनाड दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयड जर्म सेल से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होना, यानी कि एक डिप्लॉयड सेल है जो कि 2n है और ये बनाता है आपका हैप्लॉइड जो कि सिर्फ n है। यानी कि आपके यहाँ पे देखिए डीएनए कंटेंट में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आपका 46 क्रोमोजोम होगा, यहाँ पे आपका 23 क्रोमोजोम होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और सबसे बड़ा रीजन मैं बता दे रहा हूँ कि है इवोल्यूशन में चेंजेस। यानी कि हम लोग कहा था कि हमारे पूर्वज मंकी थे, तो मंकी से चेंज आने में यही सेल का रीजन है। यही जर्म सेल है जो कि चेंज करता है अपना जीन में। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इवोल्यूशन के लिए, पर बेसिकली इसको भी हम लोग एक फैक्टर मानते हैं। देखिए, दैट टेक प्लेस इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस एंड ओवरियन प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड ओवम। मेल क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया सेल से, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल मतलब जर्म सेल से वो स्पर्म बनाता है, उसको बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल को ओजेनेसिस, या ओवम को बनाता है उसको हम लोग ओजेनेसिस। हमारे देखिए, हमारे में स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी। रुकिए, इन सबको हटाकर हाँ सॉरी। तो हमारे में यानी कि मेल्स में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। बट गर्ल्स चाइल्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, जब वो बच्ची माँ के पेट में होती है, तभी उसका ओजेनेसिस यानी कि ओगोनिया फॉर्मेशन हो गया होता है। चलिए अब अपन लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे पहले कुछ टर्म को
डिक्लेरेशन कर लेते हैं तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जर्म सेल से जब आपका स्पर्म सेल बनेगा उसको बोलेंगे अपन लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया मतलब जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम ये इसका सिंगुलर है, SING सिंगुलर। और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब कि जो स्पर्म जो है ये नॉन मोटाइल कंडीशन में होगा। नॉन मोटाइल से मोटाइल कंडीशन में आने को यानी कि बिना पोछी का होगा और ये पोछी आ गया तो उसी कंडीशन को अपन बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। नॉन मोटाइल से मोटाइल में। स्पर्मेटिड क्या होता है? स्पर्मेटिड आपका नॉन मोटाइल है। स्पर्मेटोजोआ जिसको कि हम लोग सीधे भाषा में समझे स्पर्म। ठीक है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना उसको बोलेंगे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन यानी कि जब ये सेल जो है जाके अटैच हो जाएगा सर्टोली सेल से और जाकर वहां से नरिशमेंट लेगा और नरिशमेंट लेने के बाद जब वहां से अलग होगा तो उसको अपन लोग बोलेंगे स्पर्मिएशन। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट जर्म सेल, हेप्लॉइड जर्म सेल इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हम लोग पिछली बार देखे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेंट 2 टाइप्स ऑफ सेल। अपन लोग डिस्कस किए थे। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल, दूसरा होता है आपका सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म को बनाता है और सर्टोली सेल आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जर्म सेल डिवाइड एंड डेवलप इनटू स्पर्म। जर्म सेल जो है सो कि डिवाइड करता है और डेवलप होता है स्पर्म में। और सर्टोली सेल क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मैं आपको बार बार इस चीज को क्यों बताता हूँ? इसलिए कि आपको याद हो जाए, बार बार रट्टा ना मारना पड़े। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए 2 स्टेज में होता है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड मतलब इनएक्टिव स्टेज में का फॉर्मेशन होना। इट इन्वॉल्व 3 सब स्टेजेस, 3 सब स्टेजेस होते हैं। मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और तीसरा हो गया आपका मैच्योरेशन फेज। देखिए बेसिकली हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है माइटोटिक और मियोसिस, यानी कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जर्म सेल है वो रैपिड माइटोटिक, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइटोटिक कर रहा है, 1 से 4 बना है। पर क्या आपको यहाँ पे डीएनए कंटेंट में कोई चेंजेस मिला? जी नहीं, यहाँ पर आपको डीएनए कंटेंट में एक भी चेंजेस नहीं है। ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशन डिवीजन बोलते हैं। यार मैं लिख देता हूँ 1 मिनट। मेरी राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल, इक्वल डिवीजन होता है। ये आपका 2n है, 2n 2n है। इक्वेशनल डिवीजन, EQUATIONAL इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस को बोलते हैं हम लोग रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि रिड्यूस हुआ नंबर में। ठीक है। यहाँ पे आपका हमेशा याद रखें मल्टीप्लीकेशन फेज में 46 का 46 क्रोमोसोम रहता है। ग्रोथ फेज में हम लोग क्या देखते हैं कि स्पर्मेटोगोनियल सेल ग्रो इन साइज बाय इंक्रीजिंग साइटोप्लाज्म। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कंडीशन में आता है। देखिए यहाँ अब ये सेल ग्रोथ हुआ, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है वो सेल ग्रोथ हुआ और ये आपका आ गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कंडीशन में। यहाँ से देखिए जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ आपका मियोसिस 1 डिवीजन हुआ और डीएनए कंटेंट में देखिए यहाँ आपको चेंजेस मिला, n है, ये आपका 2n है। ठीक है। और यहाँ से 1 से 4 सेल बना गया। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या हो गया कि डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोसिस
वहाँ पे देखे हम लोग कि यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुआ, यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड, यानी कि ये देखिए डिप्लॉइड था और यहाँ पे 2 इक्वल बोला है, जबकि फीमेल में ये इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और बाद में ये आपका स्पर्मेटिड बन जाता है, जो कि इनएक्टिव स्टेज में होता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हम लोग पिछले में बताए थे। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो गया कि इनएक्टिव मोटाइल स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। और स्पर्मिशन क्या होता है? स्पर्मिशन होता है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि जब इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में स्पर्म बन गया तो वो जाके चिपक के नरिशमेंट लेता है किसे? सटोली सेल से, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलिए वो हम लोग जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ हार्मोन का ही बहुत बड़ा रोल है। जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन से एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है और बोलता है कि तुम दोनों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेशन करा दो। कहा था ना कि अब वक्त आ गया है अपने को जंग में लड़ जाने का, तो जंग के लिए तैयार कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके बोलता है लेडी सेल को कि लेडी सेल तुम स्पर्मेटोजेनेसिस कराओ, यानी कि तुम स्पर्म को बनाओ, सेनी को तैयार करो। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है सो कि सटोली सेल को बोलता है कि तुम सिक्रेशन ऑफ फैक्टर करो और जाके नरिशमेंट प्रोवाइड करो, बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करो सब सैनिक को। यही 2 रीजन है आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, एंटेरियर यानी आगे का, एंटेरियर माने आगे का, पोस्टीरियर भी दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, हमेशा याद रखिए एंटेरियर। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हम लोग जानते हैं कि आपका हेड हो गया, ये एक्रोजोम से कवर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका यहाँ पे टेल हो गया। देखिए ये हो गया आपका स्पर्मेटिड, ये इनएक्टिव स्टेज में है, और ये देखिए एक्टिव स्टेज में बन गया। लेकिन जर्म सेल से नहीं ना बना ये भाई, जब जर्म सेल से बनता, मान लीजिए आपका जर्म सेल है, इस जर्म सेल से एक स्पर्म को तैयार होने के प्रोसेस को हम लोग, प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पर हाँ, ये इस जर्म सेल नहीं, स्पर्मेटिड सेल से जब आपका एक स्पर्म बना तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग, यानी कि देखिए गोल मटोल है, कहीं मूव नहीं कर सकता, कहीं भाग नहीं सकता है, अब भागने में बनने के लिए स्पर्मियोजेनेसिस को बोलते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया को बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए अपना सारा साइटोप्लाज्म, यानी कि एक्सेस साइटोप्लाज्म को ये छोड़ दे रहा है, और ये हल्का फुल्का हो गया, और इसके पास तो अपना साइटोप्लाज्म भी नहीं है। ये साइटोप्लाज्म किससे लेता है? ओवम से लेता है। ये बेसिकली एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म का सिक्रेशन होता है। चलिए अपन लोग हेड देख लिए कि हेड होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ एम्बेडेड होता है, और एंटेरियर केप यानी कि आगे का केप हो गया आपका एक्रोजोम। एक्रोजोम के पास हाइलेरोनिडेज एंजाइम होता है जो कि ओवम को गलाकर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। नेक कनेक्टिंग द मिडिल पीस एंड अपर पार्ट, दैट इज हेड। मिडिल पार्ट मेनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसर्स एनर्जी। भाई पोची को घुमाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा ना, वो जनरेटर है समझिए तो एक तरह का। और टेल, हाँ यहाँ पे देखिए एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म, मिलियन में बात कर रहा हूँ, 200 से 300 मिलियन स्पर्म का 1 इजैकुलेशन में प्रोडक्शन होता है, और 60% नॉर्मल होते हैं, जबकि 40% आपका वोटाइल, मतलब मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, विग्रस होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई। चलिए अब हम लोग वो जेनेसिस पढ़ेंगे जो कि फीमेल के बॉडी में अकर होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गेमेट ओवम इन द फॉलिकल्स ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी में जब फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग ओजेनेसिस बोलते हैं। बेसिकली ओजेनेसिस तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है, जब बच्ची माँ के कोख में होती है तभी मिलियंस ऑफ क्या बोले फीमेल गेमेट वहाँ पे
बन गया होता है। पर जैसे ही बच्ची बॉर्न आउट होती है तो वहां तक जितने भी गैमेट्स हैं वो माइटोसिस 1 कर चुके होते हैं और नहीं म्यूसिस 1 कर चुके होते हैं और वो प्रोफेज 1 में आके रुक जाते हैं। और जब बच्चे प्यूबर्टी में आती है, मीनार को कंडक्ट करती है यानी कि पीरियड को कंडक्ट करती है, तब उसके बाद से आपका म्यूसिस 2 होना शुरू हो जाता है। पर म्यूसिस 2 बेसिकली कब बोलेंगे इसके बारे में हम अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओजेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। मैंने आपको बोला था कि ओजेनेसिस यानी कि ओवम का बनना एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है। और ये जो है सो कि मिलियन ऑफ गैमेट, एक बार में मिलियन ऑफ गैमेट हो जाता है। और जैसे जैसे कोई भी लड़की है, कोई बच्ची है, वो ग्रो करती है, उसका ओवम डिजेनरेट यानी कि घटना शुरू हो जाता है और लास्ट मर जाकर 60 से 80,000 एट द प्यूबर्टी लेवल तक पहुंच जाता है। ओगोनिया इंटर इनटू म्यूसिस फर्स्ट और प्रोसीड प्रोफेज 1। हमेशा याद रखिए म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेज 1 में आके ये रुक जाता है एट द प्राइमरी ओवोसाइट। और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी द प्राइमरी ओवोसाइट रीस्टार्ट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कन्वर्ट करके सेकंड मियोटिक डिवीजन में इंटर करता है। यहाँ पर देखिए माइटोसिस हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं आया, इसको हम लोग इक्वल डिवीजन बोलते हैं। पर यहाँ से देखिए म्यूसिस हुआ यानी कि 2n से n और n में, और यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन बोलेंगे। अपन लोग इस बार में बोले थे इक्वल डिवीजन हुआ था। देखिए ये सिर्फ पोलर बॉडी है, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के साथ साथ दुगना साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे भले फिगर में नहीं है पर ऐसा होता है। वो ये इसका साइटोप्लाज्म इसलिए रख लेता है क्योंकि स्पर्म के पास नहीं है। जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो स्पर्म को वो साइटोप्लाज्म दे देगा। भाई साइटोप्लाज्म इसलिए देता है कि अब उसको भी तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बेचारा थका हुआ कितना दौड़ धूप के आया है तो चाहिए तो उसको भी तो खाना ना। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम लोग यही जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन हुआ, मल्टीप्लाई किया आपने आपको। और दूसरी टॉपिक मैच्योरेशन फेज में आपका ये आ गया आपके यहाँ तक। मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ कि फुली ग्रोन प्राइमरी ओवोसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट मियोसिस में देखिए आपका एक ओवम और एक आपका पोलर बॉडी। टू अनइक्वल साइज, मैंने वो कहा था यहाँ पे अनइक्वल लिखेगा। साइज हैप्लॉइड सेल्स, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। जो सेकेंडरी ओवोसाइट यानी कि जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, दैट इज ये वाला आपका सेकेंडरी ओवोसाइट गोज टू सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये दूसरा मियोटिक डिवीजन करेगा और यहाँ से एक और प्रोड्यूस करेगा ओवम। और ये मेनली ये ओवम हुआ और सेकेंड पोलर बॉडी। क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूछ सकता है कि एक फीमेल जर्म सेल से कितने पोलर बॉडी प्रोड्यूस होते हैं। तो आप सोचिए कि एक फीमेल जर्म सेल से 4 हुए, ठीक है, 4 ओगोनिया, और एक ओगोनिया आपको 2 पोलर बॉडी प्रोड्यूस करता है यानी कि 2 दूनी 4, 4 2 2 4 2 6 2 8। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक ओगोनियम से 8 पोलर बॉडी बनता है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि एक ओगोनिया है जो कि 2n है एट बर्थ, मिलियंस ऑफ होते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी ओवोसाइट में कन्वर्ट होता है और टेम्पररी अरेस्ट कर जाता है, अपना आराम करने लगता है प्रोफेज 1 के स्टेज में मियोटिक डिवीजन में। और प्राइमरी ओवोसाइट में एक कवर चढ़ता है, जिसे फॉइलिंग बोलते हैं ना कि, तो प्राइमरी फॉलिकल एक कवर चढ़ा दिया जाता है। प्राइमरी ओवोसाइट प्लस ग्रेनुलोसा सेल, उस कवर को ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। और एट द प्यूबर्टी, बर्थ टू प्यूबर्टी में इतना डिजेनरेशन हो जाता है, इतना डिजेनरेट हो जाता है
ओवम के मात्र मिलियन से, सोचिए मिलियन से आपका 60 से 80 हजार बचता है प्यूबर्टी में। और फिर दूसरा बार फॉइलिंग किया जाता है और उसमें और ऐड किया जाता है ग्रेन्युलोसा सेल्स। तीसरा बार भी फॉइलिंग किया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एंट्रम का भी एडिशन होता है। एंट्रम यानी कि एक जगह में आपको फ्लूइड भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए, उसी को एंट्रम बोल देंगे, ठीक है। और एंट्रम के बाद सेकेंडरी ओसाइट यानी कि मेनली ओवम तैयार हो गया। देखिए कितने सारे लेयर देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे लेयर है। और ये आपका हो गया ओवम ओसाइट। और ये देखिए कितना फ्लूइड, ये खाली जगह है और उसी में सब फ्लूइड भरा हुआ है। देखिए होता क्या है मेनली कि एक प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, एक ओवम मतलब एक फीमेल जर्म सेल है, वो आपका प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हुआ। प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट होने के बाद फिर सेकेंडरी में जाने से पहले बहुत सारा लेयर से ये घिर गया। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और उसके बाद फिर ब्रस्ट कर जाता है, ये रप्चर कर जाता है और एक बाहर हो जाता है। और जो उसका बचा कुचा है वो कॉर्पस ल्यूटेम में जाके कन्वर्ट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटेम क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को फीमेल बॉडी में बनाता है। हमेशा याद रखें, फीमेल बॉडी में बनने का सबसे बड़ा रीजन है प्रोजेस्टेरॉन का, सबसे बड़ा रीजन है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। कॉर्पस ल्यूटियम के ही चलते जो है सो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडक्ट होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे जैसे घटना शुरू हो गया वैसे वैसे आपका एंडोमेट्रियम वॉल पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलना नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, पिघलना ही मान चलो, पिघलना शुरू हो जाता है। उस लेयर को डीनेचर यानी कि टूटना शुरू हो जाता है। और वो पीरियड के टाइम ब्लड के फॉर्म में और एक के साथ निकल जाता है। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करता है। इसके बारे में गाइज हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पार्च्यूरेशन, ये दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बेसिकली नॉर्मल लाइफ से इसको ज़रूरी है। बहुत सारे लड़कों को पता भी नहीं होता है कि पीरियड क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसका ये वर्क कैसे करता है, इसका पूरे इसको अच्छे से हम लोग अगले स्लाइड्स में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज, थैंक यू।